हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। पहले यूपीएचएससी हुआ करता था, अभी ये नया आयोग बन गया है। मार्च 2024 में एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जनरल स्टडीज के जीएस पेपर फर्स्ट में 46 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 47 हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। वेबसाइट ये है study247.in, इसको विजिट कर लीजिएगा। अभी जो रेगुलर प्राइस है उसमें कुछ ऑफर रखा गया है। 25, 26 और 27 3 दिन के लिए, दिसंबर 2024, 25, 26, 27 दिसंबर 2024, इन 3 दिनों के लिए 30% रेगुलर फीस से कम फीस है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, या कोई इश्यू है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं सिलेबस के, प्रैक्टिस सेट और उनका डिटेल सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाता है। आप उनको पढ़ते हैं, टेस्ट देते हैं, रिवीजन करते हैं, आपका सफिशियंट है। और इसमें आपको यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ सभी तरीके के टेस्ट देखने को मिलेंगे। कोई दीपक जब स्वयं नहीं जल रहा है, किसी अन्य दीपक को कैसे जला सकता है? यह कथन शिक्षा सीखना शीर्षक पुस्तक से है। यह कथन कौन सी पुस्तक से है? शिक्षा सीखना, इस बुक से है जिसका टाइटल है शिक्षा सीखना। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कोई दीपक जब तक नहीं जल रहा, कोई दीपक जब स्वयं नहीं जल रहा तो अन्य दीपक को कैसे जला सकता है? ये इस पुस्तक से में लिखा हुआ है और इस पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग क्या था कि शिक्षा का जो अर्थ है, मन को उस परम सत्य को खोजने में सक्षम बनाना है जो धन के बंधन से मुक्त करवाता है, या फिर ऐसे हमें वस्तुओं का नहीं बल्कि जो इनर लाइट है, जो आंतरिक प्रकाश है उसका, या फिर शक्ति का नहीं बल्कि प्रेम का धन देता है। ये इनका शिक्षा को लेके मानना है और सत्य को प्राप्ति में जो मदद करता है। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। किसी की स्मृति की गुणवत्ता को किसके आधार पर जांचा जा सकता है? किसी की जो स्मृति की गुणवत्ता है उसको किस बेस पे जांचा जा सकता है? किसी की स्मृति की गुणवत्ता को उसका जो उसके प्रतिधारण क्षमता है उसके आधार पे जांचा जा सकता है। धारण क्षमता से तात्पर्य क्या है? जो सीखी गई जानकारी है, जो भी जानकारी सीखी है उसको मस्तिष्क के चेतन जगत में स्थापित करना है। जो जितनी तीव्र गति से, जो जितनी जल्दी, जो जितनी तीव्रता से सीखी गई जानकारी को धारण कर लेता है वह अत्यधिक गुणवत्ता या पूर्ण स्मृति का एग्जाम्पल माना जाता है। प्रतिधारण क्षमता, इससे ही स्मृति की गुणवत्ता को जांचा जा सकता है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये ICAR के तहत काम करता है। इसकी केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1946 में, अप्रैल 1946 में। 23 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में, कटक में। विद्याधरपुर है, विद्याधरपुर कटक में आता है और कटक उड़ीसा जिले में है। और ये जो इंस्टीट्यूट है, ये केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो अच्छी किस्म के, उन्नत किस्म के चावल उगाने में और बीमारियों को दूर करने के लिए स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके के रिसर्च इंस्टीट्यूट का। और आपको टेस्ट अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज ले रखा है, तो ये सारे कवर हो जाएंगे आपके। बेडोइन समुदाय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस देश से संबंधित है? देखिए, पिछली बार जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 हुआ था उसमें इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ट्राइब का क्वेश्चन था वो, लेकिन वो क्वेश्चन भी लगभग मिलता जुलता इसी से ही था। ये बेडोइन समुदाय है जो अभी चर्चा में है, और ये इसका संबंध कौन से देश से है?
देखिए जो बेडोइन समुदाय है मेनली तो जो नेगेव रेगिस्तान है, नेगेव रेगिस्तान जो अरब में है उसमें रहता है। लेकिन वहां पे क्या है, जो नेगेव रेगिस्तान है वहां रहने की स्थिति काफी कठोर है, क्योंकि वहां संसाधन नहीं है, रेगिस्तान में भूमि संसाधन उनका काफी स्ट्रगल है, इसीलिए ये इजराइल चले गए। ये अरब अल्पसंख्यक का हिस्सा है और जो इजराइल में है, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। और जो अक्टूबर 7 के बाद 7 को जो हुआ उसमें इनको भी काफी प्रॉब्लम्स हुई है, इन्होंने भी काफी चीजें झेली है वहां पे, और ये चर्चा में है अभी काफी। ये समुदाय ये अरब अल्पसंख्यक का हिस्सा है, नाम ध्यान रखना आपको, बेडोइन समुदाय, और ये इजराइल में है अभी, स्पेशली जो गाजा वाला हिस्सा था उधर। सुगम्य भारत ऐप, सुगम्य भारत ऐप जो खबरों में देखा गया था, किस मंत्रालय की एक पहल है? सुगम्य भारत ऐप जो खबरों में देखा गया था, ये कौन सी मिनिस्ट्री की एक पहल है? सुगम्य भारत ऐप है, ये किसके लिए है? इस पे कंप्लेंट्स रजिस्टर होती है, और स्पेशली किसके लिए? जो विकलांग, जो दिव्यांग हैं उनके लिए कंप्लेंट इसमें रजिस्टर कर, वो उनसे संबंधित कोई भी शिकायत है उसको दर्ज करवा सकते हैं आप सुगम्य भारत ऐप पे। और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल थी, सुगम्य भारत ऐप, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? अभी रिसेंटली WHO ने कौन से देश को ऑफिशियली मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? देखिए अभी रिसेंटली मिस्र को, इजिप्ट, मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है WHO ने। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद बंगाल में कई आंदोलन हुए, जैसे बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा इत्यादि। इनमें से बहिष्कार जो बॉयकॉट मूवमेंट था, ये किससे प्रेरित था? 1905 में बंगाल का विभाजन के बाद कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन ये जो बॉयकॉट मूवमेंट था ये चीनी लोगों द्वारा जो अमेरिकी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार, 20 का करेक्ट आंसर आएगा। चीनी लोगों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और उससे प्रेरित था ये बॉयकॉट मूवमेंट, 20 का सही आंसर आएगा। देखिए आप इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अभी आपको जो ऑफर चल रहा है उसमें अवेलेबल हो जाएगा। अदरवाइज बाद में फिर रेगुलर प्राइस रहता है तो आप लोग फिर डिस्काउंट का ऑफर का कहते हैं, वो उस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है। निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय अधिगम पर आधारित है, जिसमें बच्चा शिक्षकों को सुनता है तथा उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करता है? इनमें से कौन निष्क्रिय अधिगम का पूछा है, निष्क्रिय अधिगम पे आधारित है, जिसमें बच्चा शिक्षकों को सुनता है तथा उनके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनका अनुपालन करता है, ये पूछा गया है। ये पारंपरिक शिक्षा की बात है। पारंपरिक शिक्षा निष्क्रिय सीखने पर आधारित है, जहां बच्चा शिक्षकों को सुनता है, उनके निर्देशों का पालन भी करता है। पारंपरिक शिक्षार्थी पारंपरिक सीखने के दृष्टिकोण को ही पसंद करते हैं। इसमें जो अवसर है वो पूरी कक्षा का जो व्याख्यान है, शिक्षक के नेतृत्व वाले निर्देश है, या जो पूर्व में पहले से जो नियोजित इकाइयां होती है, या बहुत सी संरचना और उनके जो मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम है, ये सब शामिल होते हैं और ये एक पारंपरिक अधिगम है। भारत के महासागरीय क्षेत्रों में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में प्रमुख योगदान किसका है? ये पूछा है, जो भारत का पूछा है और महासागरीय क्षेत्र। और समझने के लिए आप समझ सकते हैं इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन है, इसमें प्रमुख कंट्रीब्यूशन, मेन कंट्रीब्यूशन, प्रमुख योगदान किस चीज का है?
इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा परिवहन क्षेत्र। परिवहन क्षेत्र का क्यों है? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या होती है? हवा से हैवी होती है, हवा से भारी होती है, जल में घुलती नहीं है, ये अघुलनशील होती है, इसमें कोई गंध नहीं होती, गंधहीन होती है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता, स्वादहीन होती है, और इसका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हवा से भारी, जल में अघुलनशील, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस होती है ये। और ये ह्यूमंस के साथ साथ जो अदर प्राणी हैं उनके लिए भी हानिकारक होती है। ये मेनली जो ब्रेन है उसको प्रभावित करती है, ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसको। इसकी सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ से निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा कहाँ से निकलता है? ये मोटर वाहन है उनका जो धुआं है उससे उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके और भी कई सोर्स हो सकते हैं जैसे कोयला, ईंधन, पेट्रोल, ये, लेकिन मेनली जो मोटर वाहन है उसके धुएं से प्राप्त होती है। और ओशन में भी जो परिवहन क्षेत्र है उसकी वजह से ही 20 का करेक्ट आंसर आएगा। ये आपके एनवायरनमेंट में जो दे रखा है सिलेबस उसका क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत पूछा गया है, इनमें से कौन सा गलत है? महाभारत के अनुसार काशी की, ये जो हमारा सिलेबस है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर उसका क्वेश्चन है। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना दिवोदास नामक राजा ने की थी। ये महाभारत में ऐसा मेंशन है, ये सही है। महाभारत के अकॉर्डिंग काशी की स्थापना दिवोदास नामक राजा ने की थी। काशी महाजनपद के नाम से 6ठी शताब्दी में जाना जाता था। ये भी सही है, 6ठी शताब्दी में काशी महाजनपद के नाम से ही जाना जाता था। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। देखिए, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें भी काशी का जिक्र है, लेकिन सबसे पहले जो काशी का जिक्र है वो अथर्ववेद से ही प्राप्त होता है। ये सही है। काशी गंगा तथा यमुना नदियों के तट पर स्थित है। काशी कहाँ पे है? काशी जो वाराणसी है, बनारस, उसकी बात कर रहे हैं। वर्तमान में जो वाराणसी शहर है पौराणिक नगरी है, दुनिया के जो सबसे पुराने शहर है उनमें माना जाता है। और गंगा नदी के उत्तरी तट पे है काशी। कहाँ है? गंगा नदी के उत्तरी तट पे है। और यहाँ पे वरुणा और असी नदियों का संगम है, ना कि यमुना का। कौन कौन सी नदियों का है? वरुणा और असी, इनका है। ये इसमें जो 4 मील का साउथ की साइड, वैसे तो नॉर्थ पे बसा हुआ है, लेकिन 4 मील ये साउथ की साइड में घुमाव लेता है, और इसी घुमाव के ऊपर ये नगरी बसी हुई है काशी। तो डी सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? सीधा पूछा है कि कोई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए उसके पास हाई कोर्ट में कम से कम कितने साल काम करने का अनुभव होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पूछा है, लेकिन जज बनने के लिए भी वही क्राइटेरिया है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो प्रमुख जो एलिजिबिलिटी है, मेन जो योग्यता है, उसमें व्यक्ति को कम से कम 10 साल तक किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उसने काम किया हो। 10 साल किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, वो ही सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। झारिया, रानीगंज, तलचर और कोरबा कोयला क्षेत्र किन राज्यों में स्थित है? तो झरिया, रानीगंज, तलचर और कोरबा, ये क्या है? कोयला क्षेत्र है, कोलफील्ड है। ये कौन से राज्यों में है? देखिए, जो झारिया है ये तो झारखंड में है। झारिया कहाँ पे है? झारखंड में है। रानीगंज है, ये वेस्ट बंगाल में है। तलचर ओडिशा में है, और कोरबा छत्तीसगढ़ में है। 20 का सही आंसर आएगा। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। पहली सूची है अध्यापन का मॉडल और दूसरी सूची है विकासक। इनका मैच करना है।
सकारात्मक अंतर्निर्भरता, सकारात्मक अंतर्निर्भरता डेविड जॉनसन। इस संरचित जांच, ये जो संरचित जांच है इसका रॉबर्ट स्लाविन आएगा। भूमिका निर्वाह, भूमिका निर्वाह है फैनी सेफ्टेल। विधि शास्त्रीय जांच है डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स सेवर। ए में 4 है, ए में सेकंड है, बी में 4 है, तो इस हिसाब से बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए आप लोग कई बार क्या है, वीडियो को लाइक किए बिना ही चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब बिना किए बिना ही चले जाते हैं। तो ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। अदरवाइज तो यहाँ क्या है कि आपको 10-12 क्वेश्चन करवा के और कि ठीक है आपका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, नहीं तो टेस्ट सीरीज में पूरे 30 क्वेश्चन करवाते हैं और यहाँ पे आपको 10-12 क्वेश्चन देखते हैं, उससे ये भी नहीं लगता होगा कि कोई, क्योंकि उससे आपका एक वो बन जाता है कि इसमें आज तो पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं था, आज तो आईसीटी का क्वेश्चन नहीं था, आज करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन टेस्ट में वो सभी के क्वेश्चन होते हैं। निम्नलिखित में किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्विशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी? द्वैध शासन की बात हो रही है, द्वैध शासन जो पद्धति थी उसमें बदलाव होना चाहिए, ये कौन से कमीशन ने सिफारिश की थी? तो एक चीज तो क्लियर हुई कि द्वैध शासन कब लगाया गया था, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके तहत द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, द्वैध शासन स्थापित किया गया था। अब इसके लिए एक कमीशन बनाया था 1927 में, 1927 में एक कमीशन बनाया था, इसका नाम था साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन ने ही सिफारिश की थी द्वैध शासन की जो द्विशासन पद्धति है उसमें बदलाव की। 1918 में एक्चुअली जो राज्य सचिव थे एडविन शैमुअल मॉन्टेग्यू और वाइसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, तो ये उन्हीं के नाम पे था। मॉन्टेग्यू सचिव थे और वाइसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। उन्होंने संवैधानिक सुधारों की अपनी एक योजना तैयार की थी और उसी को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड के नाम से पूछ लिया जाता है कई बार आपसे, और ये पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में। अब इसके बारे में वैसे तो हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है उसमें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल, आप जरूर देखिएगा। 1919 का भारत शासन अधिनियम पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है। इनको लागू कब से हुआ था? जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड है 1921 में लागू किया गया था 1919 का, लेकिन इसको 1921 में लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था, और केंद्र के साथ साथ जो प्रोविंस थे प्रांत स्तर पे भी शासन में सुधार करने की इसी ने शुरुआत की थी। जैसे आप कह सकते हैं कि कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होना, या फिर द्वैध शासन है ये कहाँ लागू हुआ था? 8 राज्यों में, 8 प्रांतों में ये लागू किया गया था, जिसमें असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब ये शामिल थे। और इसमें क्या किया गया था कि जो गवर्नर था वो कार्यकारी प्रमुख बना दिया गया था प्रांत का। सब्जेक्ट्स का भी डिवीजन हुआ था, जैसे कुछ रिजर्व सब्जेक्ट है, कुछ ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट हैं, ये सब बनाया गया था। इसमें कानून व्यवस्था किसके पास होगी, वित्त का कौन संभालेगा, भू राजस्व का कौन होगा, सिंचाई किसके पास होगी, और जो ऐसे मामले जो एक से ज्यादा राज्यों के हो, जैसे डिफेंस है या फिर टेलीकॉम हो गया, इस तरीके की जो चीजें हैं वो केंद्र के पास होनी चाहिए थी। ये 1919 से ही शुरुआत हुई थी उसकी, और इसमें बदलाव की बाद में साइमन कमीशन बना था 27 में, उसने सिफारिश की थी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो कौन से स्थान पे यू टर्न लेती है? ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहां से निकलती है? ये तिब्बत में जो भागीरथ ग्लेशियर है वहां से निकलती है। कहां से?
तिब्बत में भागीरथ ग्लेशियर है उससे पास से निकलती है और ये भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी टोटल जो लेंथ है 2900 किलोमीटर के आसपास ये कुल लंबाई है इसकी। नामचा बारबा के पास में ये यू टर्न लेती है। निम्नलिखित में से किस विषय में एक शोध अवधारणा के रूप में अवचेतन प्राथमिक लैब को पहली बार प्रयुक्त किया गया था? इनमें से किस विषय में एक शोध अवधारणा के रूप में अवचेतन प्राथमिक लैब को पहली बार प्रयुक्त किया गया था? ये एक्चुअली क्या है अवचेतन प्राथमिक लैब? जैसे भड़काना, जब ये तब होता है जब व्यक्ति चेतन धारणाओं की मतलब वो दहलीज के नीचे उत्तेजनाओं के संपर्क में आता है या जो प्रक्रिया चेतना के दायरे से बाहर हो जाती है, उसकी स्मृति से अलग हो जाती है, तब ये सब चीजें होती है। सामाजिक मनोविज्ञान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पे पूछा है भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल के आधार पे देखा जाए तो भारत का जो सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा है ये डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन पठार, ये सबसे बड़ा है ना। अब कई बार क्या होता है कि ये जो दक्कन पठार है, दक्षिण भारत का ज्यादातर हिस्सा साउथ इंडिया का इसी में आता है। यहाँ आपको दक्कन पठार की जगह कई बार पेनिनसुलर प्लेट्यू जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भी मिल सकता है। कौन सा? जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भी इसकी जगह मिल सकता है। तो दोनों एक ही है। प्रायद्वीपीय पठार को दक्कन के पठार के नाम से भी जानते हैं क्योंकि भारत का जो दक्षिणी भूभाग है अधिकतम इसी पठार के पास में है। कुछ भूभाग है जैसे जो कोस्टल एरिया वगैरह हैं वो जरूर अलग है, बाकी तो सारा इसी में ही आता है। लगभग 8 राज्य आते हैं इसमें डेक्कन का प्लेट्यू में। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला किसको, कौन से पठार को गंगा के मैदान से अलग करती है, या फिर कौन सी पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है जो दक्कन का पठार है या प्रायद्वीपीय पठार को गंगा के मैदान से अलग करती है? जो ये गंगेटिक प्लेन है, गंगेटिक प्लेन्स, और ये है डेक्कन प्लेट्यू। तो ये यहाँ पे सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल रेंज ये गंगेटिक प्लेन को डेक्कन प्लेट्यू से अलग करती है। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 8 राज्य हैं इसमें, जैसे तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, ये तमिलनाडु। तो सबसे बड़ा है दक्कन पठार। सूर्य का द्रव्यमान सौर मंडल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? ये हमारे सिलेबस में दे रखा है, जो यूनिवर्स सोलर सिस्टम उसका क्वेश्चन है। जो सूर्य का मास द्रव्यमान है ये सौर मंडल का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा है? कुल कितना प्रतिशत हिस्सा है? देखिए सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? सूर्य का जो द्रव्यमान है ये होता है 1.989 मल्टीप्लाई 10⁻30 किलोग्राम्स। 1.989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम ये होता है सूर्य का द्रव्यमान। और ये पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना ज्यादा होता है? सूर्य का जो द्रव्यमान है इज ग्रेटर देन पृथ्वी के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। और कितना ज्यादा होता है? 3,30,000 गुना। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,30,000 गुना ज्यादा है। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें, व्यास की, तो सूर्य का जो डायमीटर है, व्यास है 1.39 मिलियन किलोमीटर है। 1.39 मिलियन किलोमीटर। और इसका डायमीटर हमारे पृथ्वी के डायमीटर से कितना ज्यादा है? तो जो सूर्य का डायमीटर है, व्यास, वो पृथ्वी के व्यास से 109 गुना ज्यादा है। सूर्य का जो द्रव्यमान है सौरमंडल के सारे ग्रहों को मिला लिया जाए
जो सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनको मिला लिया जाए तो उनके द्रव्यमान से सूर्य का द्रव्यमान लगभग 742-743 गुना ज्यादा है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि सूर्य का द्रव्यमान कितना है। ये 99.8%, कुल जो टोटल है उसमें 99.8% सूर्य का द्रव्यमान है। भारत का संसदीय ढांचा किस देश के संविधान से लिया है? ये पूछा गया है कि जो पार्लियामेंट सिस्टम है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये कौन से देश से लिया गया है। हमने जो पार्लियामेंट सिस्टम है कहाँ से लिया है, संसदीय सरकार कहाँ से लिए, ये व्यवस्था कौन से देश से लिया है। ये हम पूरा पॉलिटी में डिटेल में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कौन से देश से क्या लिया है हमने। देखिए, ब्रिटेन की बात करें तो हमने ब्रिटेन से क्या लिया है, ब्रिटेन से संसदीय ढांचा हमने ब्रिटेन से लिया है, कानून का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है, जो सिंगल सिटीजनशिप है वो हमने ब्रिटेन से लिया, जो कैबिनेट सिस्टम है हमारे यहाँ पे वो ब्रिटेन से लिया है, और जो विशेषाधिकार है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है, संसदीय विशेषाधिकार, या जो रिट है वो, जो द्विसदन की प्रणाली है हमारे यहाँ भी 2 सदन है, वो भी ब्रिटेन से लिया है। आयरलैंड से क्या लिया हमने, आयरलैंड से लिया हमने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये आयरलैंड से लिए हैं। जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसकी क्या प्रक्रिया होगी, राष्ट्रपति के चुनाव की, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन होना, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। यूएसए से क्या लिया हमने, राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर भी महाअभियोग लग सकता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के क्या काम होंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स, या फिर जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा, या फिर जो प्रियम्बल है संविधान का प्रस्तावना, ये हमने सभी यूएसए से लिया है। कनाडा से क्या लिया है, कनाडा से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्यों में गवर्नर का अपॉइंटमेंट करती है। जैसे अभी रिसेंटली कल ही जो केरला के गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनको बिहार का राज्यपाल बना दिया गया है। जो पहले शायद कैबिनेट सेक्रेटरी थे अजय भल्ला साहब, उनको मणिपुर का गवर्नर बना दिया है। ऐसे कई गवर्नर चेंज किए हैं, बिहार के जो गवर्नर थे उनको केरला का बना दिया, केरला के बिहार का, ऐसे कई चेंज किए हैं। तो ये गवर्नर का जो केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय का भी एक सलाहकार क्षेत्राधिकार होगा, वो कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है हमने, कॉन्करेंट लिस्ट जो है समवर्ती सूची, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। एक ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, अनुच्छेद 108 जो है, आर्टिकल 108, उसमें है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। जैसे जीएसटी वाला बिल पास किया गया था उस टाइम पे ज्वाइंट सेशन हुआ था, दोनों सदन थे, उनको राष्ट्रपति ने कॉल किया था, राष्ट्रपति ने बैठक की थी संयुक्त दोनों सदनों की। ये आर्टिकल 108 में मेंशन है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने। यूएसएसआर की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मौलिक कर्तव्य हैं, वो हमने यूएसएसआर, जो अब रूस हो गया है, पहले यूएसएसआर था, उससे लिया है। और भी जैसे साउथ अफ्रीका से हम कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे संशोधन कर सकते हैं, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। कानून का राज होगा, कानून द्वारा जो स्थापित है प्रक्रिया, वो ही अवधारणा है, ये जापान से लिया है। संसद का पूछा है तो ये हमने ब्रिटेन से लिया था। शोध में निम्नलिखित में से किनका व्यवहारिक महत्व है, शोध में इनमें से किसका व्यवहारिक महत्व है। शोध में देखिए जो व्यवहारिक महत्व है,
शोध का सब्जेक्ट क्या है, ये शोध अभिकल्प और जो इसकी विधि होगी इनका व्यवहारिक महत्व है। डेटा भी है हमारे सिलेबस में, डेटा सोर्स ये सिलेबस में मेंशन है, दिया हुआ है, और इसका एक क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में डेटा का। निम्न में से कौन सा आंकड़ों के वर्गीकरण की विधि में सम्मिलित नहीं है? जो आंकड़े हैं उनको उनका जो वर्गीकरण है उसकी विधि में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? आंकड़ों की विधि में शामिल क्या है? गुणात्मक, मानकीय और संख्यात्मक। गुणात्मक, मानकीय और संख्यात्मक, ये आंकड़ों का जो वर्गीकरण है उसकी विधि में है। जो स्थानिक है ये आंकड़ों की वर्गीकरण की विधि में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा आंकड़ों का स्रोत नहीं है? आंकड़ों का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? आंकड़ा मतलब डेटा है ना, तो जो प्रशासनिक दस्तावेज जैसे जनगणना हो गया या जीआईएस है, जो आंकड़ों का ये सोर्स होते हैं। जबकि जो सामाजिक अनुसंधान है या फिर अनुसंधान के जो अनुसंधान करता है उसके लिए ऐसा संभव नहीं है कि वो पूरी जनसंख्या को लेकर अपना अनुसंधान करे, इसलिए वह न्याय का जो न्याय दर्श है उसका चयन करता है और वो आंकड़ों का सोर्स नहीं है। जैसे ये सर्वे वगैरह होता है। निम्नलिखित आंकड़ा डेटा भंडारण क्षमताओं में से सबसे लघुत्तम कौन सी है? इनमें से सबसे छोटी कौन सी है? सबसे ये पूछा है। देखिए 2 KB है ये, ठीक है। ये 0.5 MB मतलब आधा MB हो गया, ये 0.5 MB हो गया। तो 0.5 MB तो 1 MB में क्या होता है? ये कितना KB हो गया? 2049, ये मतलब 2.49 KB हो गया। ये 3GB तो ये तो सबसे बड़ा है, ये 2 KB, ये भी 2 KB से बड़ा है और ये भी 2 KB से बड़ा है। तो इसमें जो सबसे छोटा है 2 KB ही सबसे छोटा है, क्योंकि ये आधा MB है। आधा MB में भी लगभग 512 KB होता है। दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है? दीक्षा का पूर्ण रूप है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये एक राष्ट्रीय शिक्षक मंच है और जिसका उपयोग वर्तमान में प्रेजेंट में अभी देश भर के जो शिक्षक और जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा जो स्कूली शिक्षा है उसको प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र टोटल 4 हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं और ये 4 कौन से हैं? हिमालय है, हिमालयाज। इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, ये इधर से ये वाला वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, केरला, गोवा वाला। और इसके अलावा जो इंडो वर्मा है, इंडो म्यांमार कह सकते हैं, इंडो वर्मा जो क्षेत्र है, और एक सुंडालैंड जिसको सुंदरवन है, सुंदरबन। भारत में ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो वर्मा और सुंदरबन। हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत बर्मा क्षेत्र और सुंदरबन, ये 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं जहां पे पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन किसी प्रकार का जो ह्यूमन एक्टिविटी है उनकी वजह से ये संकट में आ जाते हैं। इसमें देखा जाए तो पश्चिमी घाट है और
इसके अलावा पूर्वी हिमालय, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति भंडारण युक्तियां प्राथमिक भंडारण मानी जाती है? इनमें से जो कौन सी मेमोरी है, स्टोरेज, ये प्राइमरी स्टोरेज मानी जाती है। प्राइमरी स्टोरेज इनमें से कौन सी है? देखिए, जो प्राथमिक भंडारण है इसको प्राइमरी स्टोरेज कहिए या मेन स्टोरेज कहिए, इसको मुख्य स्मृति भंडारण भी कहा जाता है, और ये आंतरिक मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी जो स्टोरेज डिवाइस है ये डेटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए होता है। इसमें रैम है, ये प्राइमरी मेमोरी है, और जो आपका रोम है ये दोनों है, रैम और रोम। ये पूरा डिटेल में करवाया हुआ है आपको एक टेस्ट में, इसका पूरा ट्री बना कर बताया था आपको कि ये प्राइमरी मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी में 2 होते हैं, फिर ये है रैम और ये रोम, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी है। रैम में भी 2 हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रोम में भी फिर और कई हैं, जैसे पी रोम, ई रोम, ईपी रोम, या फिर डबल ई पी रोम। ये प्राइमरी मेमोरी में ही आते हैं सब। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या शिखर सम्मेलन में संधारणीय विकास संक्रिया कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया गया था? तो ये जो कार्यक्रम था, प्रोग्राम फॉर एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 1992 का है। पर्यावरण एवं विकास पे जो पहला संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था, UNCED बोलते हैं इसको, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, ये 1992 में हुआ था, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में। और इसके बाद में 20 से और 22 जून को 2012 में इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। इसीलिए तो ये देखेंगे आप, तो इसके 20 साल बाद हुआ था यहाँ पे 2012 में, 92, और फिर 20 साल बाद 2012 में भी यही हुआ था। इसीलिए इसे रियो +20 कहा जाता है, रियो +20। ये कई तरीके से पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, रियो +20 के नाम से पूछा जाता है तो भी यही रियो डी जेनेरियो ब्राजील अर्थ समिट के नाम से पूछ लिया जाता है आपसे, या फिर जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके नाम से पूछ लिया जाता है। पिछली बार एजेंडा 21 के नाम से पूछा गया था। इसका आंसर है रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। इनमें से गलत कौन सा है? बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ संभावित क्षेत्र है। सब बाढ़ संभावित क्षेत्र बिहार नहीं है। सबसे ज्यादा, हाँ बिल्कुल ये सही है, सर्वाधिक बाढ़ जो कोसी है, और भी कई रिवर्स है, तो बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ संभावित क्षेत्र है, ये सही है। भारत का सर्वाधिक दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में स्थित है। देखिए, जो भारत का सर्वाधिक दक्षिणी भाग है ये तमिलनाडु में, इंदिरा पॉइंट एक्चुअली तमिलनाडु में नहीं है, ये इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, लेकिन भारत का पूछा है यहाँ पे, ये इंदिरा पॉइंट नहीं है, इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में नहीं है, अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट, और ये भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है।
सिमलीपाल है, ये राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा का टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये सही है। भारत व एशिया का सबसे पहला जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन सिवाना समुद्र है, ये सही है। भारत का और एशिया का भी सबसे पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है ये सिवाना समुद्र है। सिवाना समुद्र कहाँ पे है? सिवाना समुद्र कर्नाटका में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है ये, मंड्या डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। कर्नाटक का जो मंड्या डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ता है। इसकी स्थापना की गई थी 1902 में। तो बी गलत है। इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी ऑफर चल रहा है, या वेबसाइट विजिट कर लीजिए study247.in। तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन अंश, देखिए टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन अंश घटता है, बढ़ता है, कांस्टेंट रहता है, या तापमान परास के अनुसार बढ़ता है या घटता है। तापमान में जब वृद्धि होती है तो उसके साथ साथ जो जल निकाय में जो ऑक्सीडेशन होता है, विघटित ऑक्सीजन है उसकी मात्रा या जो उसका अंश कहें, ऑक्सीजन की मात्रा कहें या अंश कहें, वो कम होता जाता है, घटता है। और ये घटता क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर में इंक्रीज होगा तो जो पानी है, जल है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता में कमी होती है। और तापमान में वृद्धि होने की वजह से जो बीओडी है उसकी मांग बढ़ जाती है। हमने जैसे सीओडी बीओडी पिछले टेस्ट में पढ़ा था। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है बीओडी, जो जल में ऑक्सीजन की मांग की मात्रा को बताती है कि बीओडी से हम क्या देखते हैं कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। ये हमने पढ़ा था पिछले टेस्ट में, ये बीओडी बताता है। तो इसकी मांग भी बढ़ जाती है और ऑक्सीजन घटता है जब टेम्परेचर के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन का अंश घटता है। डोनी पोलोवाद किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म या रीति है? यह भी चर्चा में है। इस नाम का एक एयरपोर्ट भी बनाया है अभी, डोनी पोलो या डोनी पोलो। देखिए इसमें डोनी का मतलब क्या है? अगर लोकली देखा जाए या इसका मतलब देखा जाए तो डोनी है सूर्य, डोनी है सूर्य, सन। और जो चंद्रमा है, पोलो का मतलब है चंद्रमा। और ये कौन से प्रदेश की जनजातियां हैं? और ये इस नाम का एक एयरपोर्ट भी है, ध्यान रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये था आपका आज का टेस्ट। आज आपको पूरा करवा दिया है, अदरवाइज यहाँ पे आपको पूरा देखने को नहीं मिलता है। इस उम्मीद में कि आप इसको वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। और अपनी तैयारी में लग जाइए। 16 और 17 फरवरी 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर का एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 का एग्जाम है। जी जान लगा के अपनी तैयारी में लग जाइए। थैंक यू।